क्लास लाइव कीजिए जी। क्लास लाइव हुआ जी? क्लास लाइव है तो बोलना नहीं चाहिए लाइव है। चलिए आ जाइए। तो टेस्ट नंबर कितना है ये? 9। टेस्ट नंबर 9 आ जाइए। टेस्ट नंबर 9 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे, मिला लिए होंगे कितना मार्क आ रहा है, कितना मार्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में साहित्यकार का नाम है और सूची 2 में पुस्तक का नाम है। अब इधर उधर नहीं करना है, सीधा बोर्ड पे आना है। ठीक है, सीधा बोर्ड पे आइए। अब सूची 1 में साहित्यकार का नाम है और सूची 2 में जो है पुस्तक का नाम है। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है। देखिए जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम किसी ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से लिखने का काम किया था। और हेरोडोटस ने सर्वप्रथम किसी ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से अपने जिस साहित्य में लिखा है उस साहित्य का नाम है हिस्टोरिका। और जो हिस्टोरिका है इसकी रचना आपको हेरोडोटस ने किया है। आगे है टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। आगे है पिल्ली ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। और आगे है मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में मेगास्थनीज रुके थे। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। और मेगास्थनीज का ही यह कहना था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। और मेगास्थनीज ने संपूर्ण भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने का काम किया। संपूर्ण भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने का काम किया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उत्तर हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2 यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बताइएगा आप हमको, हिस्टोरिका किसकी रचना है? हिस्टोरिका किसकी रचना है? भारत का भूगोल किसकी रचना? भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, मेगास्थनीज। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर किसने पुकारा? किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया? कौन कहा करता था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस। निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, जबकि पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। कब हुआ? नवपाषाण काल में। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? देखिए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करता था, उन 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। उसका नाम था असमक। और असमक की राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। पोटली या पोतन असमक की राजधानी हुआ करती थी। और जो असमक महाजनपद था, असमक महाजनपद महाराष्ट्र राज्य में था। असमक महाजनपद महाराष्ट्र राज्य में था। महाराष्ट्र राज्य में असमक महाजनपद था। और 16 महाजनपदों में ये एकमात्र ऐसे महाजनपद थे जो दक्षिण भारत में थे। वही 15 महाजनपद उत्तर भारत में था, जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी संघ हो गया, सुरसेन हो गया, गंधार हो गया। ये तमाम ऐसे महाजनपद थे जो कि आपको उत्तर भारत में थे। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है, जिसमें 15 महाजनपद उत्तर भारत में और एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था। याद रखिएगा। और बिहार में 3 महाजनपद था, अंग, मगध, वज्जी। और सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद था। सबसे ज्यादा जो है आपको उत्तर प्रदेश में था। याद रखिएगा, समझ गए। इसके बाद सुरसेन है, सुरसेन की राजधानी मथुरा। गंधार है, गंधार की राजधानी तक्षशिला। चेदी है, चेदी की राजधानी शक्तिमती। नीचे से लिखिएगा।
छठी सदी ईस्वी पूर्व में, छठी सदी ईस्वी पूर्व में, छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसको उठा करके रख दीजिए। तो छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत, और जैन ग्रंथ भगवती सूत, जैन ग्रंथ भगवती सूत देता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत देता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे जो निम्न है। निम्न है 1 नंबर में अंग, 2 नंबर में मगध, 3 नंबर में वज्जी संघ। 1 नंबर में अंग, 2 नंबर में मगध, 3 नंबर में वज्जी संघ, 3 नंबर में वज्जी संघ, 3 नंबर में वज्जी संघ। आगे गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। हाँ, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था और गुलाम वंश का शासन 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम वंश के अधिकतर ऐसे शासक हुए जो एक दूसरे के गुलाम थे। जैसे गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम वंश के शासक बलबन जो है आपको इल्तुतमिश का गुलाम था। यही कारण है कि इस राजवंश को ही नाम दे दिया गया था गुलाम वंश। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। हाँ, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। हाँ, 24 जून 1206 को करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक सुल्तान के पद पर है। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक बुरी तरह घायल हो गए और उनका निधन हो गया लाहौर में, और लाहौर में ही उन्हें दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर ही हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। हाँ, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और ऐबक उसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन ऐबक उसे 4 मंजिला बना नहीं पाया। मात्र 1 मंजिल बनते ही ऐबक का निधन हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश बने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया और कुतुब मीनार बख्तियार काकी के स्मरण में बनाया गया था। बख्तियार काकी एक सूफी संत हुआ करते थे जिन्हें ऐबक और इल्तुतमिश अपना गुरु मानता था। जिसे ऐबक और इल्तुतमिश अपना गुरु मानता था, उसी के स्मरण में कुतुब मीनार की नींव रखी गई, कुतुब मीनार बनाई गई। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी, वही इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया आपको इल्तुतमिश ने। बाद में जाकर के इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इसमें 5 मंजिल जोड़ने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। 5वीं मंजिल जोड़ने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। तो उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का शासन 1336 से लेकर 1672 ईस्वी तक रहा है। इस अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश का शासन रहा है। इस अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य में जो 4 राजवंश का शासन रहा है उसमें पहला संगम वंश है। संगम वंश की हम बात करें तो संगम वंश का शासन रहा है 1336 से 1485। संगम वंश के बाद सुलूब वंश का शासन रहा है और सुलूब वंश का शासन रहा है 1485 से 1505। सुलूब वंश के बाद तुलूब वंश का शासन रहा है 1505 से 1570 और तुलूब वंश के बाद अगला रहा है अराबिडू वंश। अराबिडू वंश का शासन रहा है 1570 से 1672। तो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंश
के प्रणाली का क्रम है संगम, सुलूब, तुलूब और अराबीडू। संगम, सुलूब, तुलूब और अराबीडू, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो गया, और इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध से हुआ। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिस तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। सिर्फ सुनना न है, कुछ लिखना भी है। ये जो इसमें सब लिखे हैं ना, लिखना है, समझे? नीचे से लिखिए एक पॉइंट, आंसर हो जाएगा बी। नीचे से लिखिएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुए। 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 1565 ईस्वी में हुए। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से हुआ है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से हुआ है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से हुआ है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से हुआ है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध से हुआ है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध से हुआ है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध से हुआ है। यह युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। यह युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। यह युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। फुल स्टॉप। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलता है। चलिए आगे आ जाइए। गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1 कार्य, सूची 2 वर्ष। दीन ए इलाही। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की है, सही है। अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था दीन ए इलाही धर्म। अकबर ने इलाही संवत की स्थापना 1583 में की है, सही है। अकबर ने राजधानी स्थानांतरित लाहौर किया 1585 में, यह भी सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब अकबर बादशाह बना था ना, तो अकबर के बादशाह बनने के शुरुआती वर्षों में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरा हुआ करती थी। बाद में अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया, और जब अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया तो अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी को बनाया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी को बनाया। आगरा से मुगल साम्राज्य की राजधानी अकबर के समय फतेहपुर सिकरी बना। आगरा से मुगल साम्राज्य की राजधानी अकबर के समय फतेहपुर सिकरी बना। फतेहपुर सिकरी बना, और फिर बाद में जाकर फतेहपुर सिकरी में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात अकबर ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में किया था। तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी का जो क्रम है वह आगरा, फतेहपुर सिकरी और लाहौर। आगरा, फतेहपुर सिकरी और लाहौर। आगरा, फतेहपुर सिकरी और लाहौर। और जो फतेहपुर सिकरी नामक शहर है, इसे अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सिकरी नामक शहर को अकबर ने बसाया था, और अकबर ने फतेहपुर सिकरी में ही एक इबादत खाने या प्रार्थना गृह का निर्माण किया था। एक इबादत खाने या प्रार्थना गृह का निर्माण किया था, और अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण, इबादत खाना या प्रार्थना घर का निर्माण जो है आपको 1575 में किया था। 1575 में किया था, और इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अनुमति 1578 ईस्वी में दी, और अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा किया। मजहर की घोषणा किया, समझ गए? तो ये जो है इबादत खाने की स्थापना 1565, अकबर ने 1565 में इबादत खाने की स्थापना नहीं की, बल्कि अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। तो 1 मिनट में बता दीजिए, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया? अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की? अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की? अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया? लाहौर स्थानांतरित कब किया? इबादत खाने की स्थापना कब की? इबादत खाने की स्थापना कब की? नीचे से लिखिएगा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था।
अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था। फुल स्टॉप। अकबर ने इसी शहर में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इसी शहर में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इसी शहर में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इसी शहर में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इसी शहर में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इसी शहर में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। इबादत खाना एक प्रकार का प्रार्थना घर हुआ करता था। फुल स्टॉप। इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अकबर ने 1578 ईस्वी में आने की अनुमति दी। 1578 ईस्वी में आने की अनुमति दी। 1578 ईस्वी में आने की अनुमति दी। और अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। और अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। और अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। और अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। और अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। फुल स्टॉप। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन हमको बताना होगा। नहीं बताए हैं, आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट, ये बताना होगा। क्या होगा उत्तर? द्वितीय आंग्ल सिखियो। द्वितीय आंग्ल, इसका आंसर सी दिया है, गलत है, गलत है। सही उत्तर क्या होगा? दो होगा ना। और पंजाब का विलय कब किया गया जी? 1800। किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन दो बार बताए हैं डिस्कशन, इतिहास पढ़ाते हुए नहीं बताए, दो बार बताए, फिर भी आप लोग के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। और रविवार को आप लोग का टेस्ट होने जा रहा है, पता है ना कि नहीं पता है? क्या पता है? कौन चीज का टेस्ट होने जा रहा है रविवार को? बायोलॉजी चैप्टर 1 से 10, पॉलिटी पूरा, फिजिक्स 1 से, ज्योग्राफी 1 से, और हिस्ट्री में स्वतंत्रता, इसका टेस्ट ना होने जा रहा है। तो कुछ पता होता है ना? और कब होने जा रहा? इसी रविवार को। क्या बजे से? सुबह में 10 बजे से। क्या बजे से? तो रिवीजन और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिवीजन कर ना रहे हैं? हाँ, तो नहीं कीजिएगा तो जीवन तो बर्बाद है, ये है, और बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत कीजिए आप, समझे? तो रिवीजन और कीजिए। मुंह से आवाज नहीं निकलता, बार बार बोलते हैं कि जितना दे रहे हैं उसको पचाइए, रिजल्ट हो जाएगा। पचेबे नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट खाक होगा। रिजल्ट दाल भात चोखा है कि कुकर में चढ़ाए निकाल के पहपट लिए, समझ गए? पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? पंजाब में कूका आंदोलन के समय जो है आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासन था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही पंजाब में कूका आंदोलन को दबाने का काम किया था। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ, सही है ये। इनके द्वारा 1881 ईस्वी में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा और केसरी निकाले गए थे। हाँ, 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया गया। हाँ, कोई भी गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चोरी चोरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1900, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो महात्मा गांधी उस समय गुजरात के बारदौली में थे। गुजरात के बारदौली में थे, समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, चोरी चोरा कांड होने के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में थे। चोरी चोरा कांड होने के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में थे।
चोरी चोरा कांड होने के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में थे। गुजरात के बारदौली में थे, फुल स्टॉप। चोरी चोरा कहां है जी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1904 के मुंबई अधिवेशन। 1904 के बंबई अधिवेशन। 1894 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया है। अल्फ्रेड वेब ने किया है। मुंबई अधिवेशन 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? विलियम बेडर वर्न। विलियम बेडर वर्न। विलियम बेडर वर्न, समझ गए? नेक्स्ट, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है सुभाष चंद्र बोस। एन इंडियन पिलग्रिम किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। सब लिखा है ना? लिखा है ना? हाँ। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? मेटरनिक। किसका कथन है? मेटरनिक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है। सेला दर्रा उत्तराखंड नहीं। सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली तथा उसके आसपास के राज्यों के टोटल 24 जिले शामिल है। टोटल 24 जिले शामिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। भारत के टोटल 24 जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हरियाणा का 14 जिला, राजस्थान का 2 जिला, उत्तर प्रदेश का 8 जिला। उत्तर प्रदेश का 8 जिला। यही 3 राज्यों के क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। अगर बात हम पंजाब की करें तो पंजाब के कोई भी जिला या पंजाब का कोई भी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह की प्रथा को कौन मानता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुपति विवाह मतलब एक से अधिक पति, यानी एक ही औरत के 2, 4, 5 पति होते हैं। तो यह प्रथा टोडा जनजाति में है। टोडा जनजाति में है, और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। जो टोडा जनजाति है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और इसी नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है, जिस टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा को मान्यता दिया गया है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई है 800 समथिंग किलोमीटर है। ठीक है, कुछ बुक लिखता है 800, कुछ 800 लिखता है, कुछ 814 भी लिखता है। समझ गए? हाँ, वही 813, 14 लिखता है। ठीक है, तो हाँ 851 भी लिखता है। अलग अलग सोर्स अलग अलग बताता है, तो लगभग 800 मान करके चलिए। नर्मदा की लंबाई है आपको 1312 किलोमीटर, और ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाइए। तो घटते क्रम में सजाइएगा तो सबसे बड़ा गोदावरी होगा, गोदावरी होगा, फिर नर्मदा होगा, और फिर महानदी होगा, और फिर आपको क्या हो जाएगा? ताप्ती। फिर आपको ताप्ती हो जाएगा। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। 1465, 1312, लगभग 800 और 724 किलोमीटर। क्लियर है? तो आंसर भी हो जाएगा। अब अगर आप गोदावरी नदी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और यह नदी जो है आपको डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में प्रवेश करती है और ओडिशा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद ताप्ती सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और अपना जल
अरब सागर के खंभात के खाड़ी में गिराती है, अरब सागर के खंभात के खाड़ी में जो है ताप्ती नदी अपना जल गिराती है। और यह नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्टुअरी का निर्माण करती है। यानी नर्मदा और ताप्ती की हम बात करें तो ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्टुअरी का निर्माण करती है। वहीं जो महानदी है, गोदावरी है, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा करती है। तो नीचे से लिखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी, 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 नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका निर्माण, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा करता है। जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा करता है। जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा करता है। आगे, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? काली मृदा। काली मृदा नमी रोक कर रखती है। यही कारण है कि इस मृदा को जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। बिना सिंचाई के भी इस मृदा में जो है कृषि किया जा सकता है, कृषि किया जा सकता है। इस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। और यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है आपको पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर है और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर है। वही अगर हम बात करें गोविंद सागर परियोजना की तो गोविंद सागर परियोजना का संबंध सतलज नदी से है। गोविंद सागर परियोजना का संबंध सतलज नदी घाटी परियोजना से है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना का संबंध रिहंद नदी से है। रिहंद नदी से है या रिहंद बांध परियोजना से है। रिहंद बांध परियोजना से है। रिहंद बांध परियोजना से है। तो जो आपको 1 और 2 नंबर है यानी गांधी सागर और जवाहर सागर का संबंध चंबल घाटी परियोजना से है। वही गोविंद सागर का संबंध और गोविंद बल्लभ पंत सागर का संबंध चंबल घाटी परियोजना से नहीं है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। आगे, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। गेहूं नगदी फसल में शामिल नहीं है। गेहूं एक प्रकार का रबी फसल होता है। गेहूं एक प्रकार का रबी फसल होता है। देखिए, रबी फसल उस फसल को कहा जाता है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो और कटाई मार्च अप्रैल में हो, उसी को रबी फसल कहा जाता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। वही नगदी फसल उस फसल को कहा जाता है जिसको बेचने से नगद की प्राप्ति होती है, नगद रुपया पैसा की प्राप्ति होती है, उसी को नगदी फसल कहा जाता है। कपास, गन्ना, जूट ये सब नगदी फसल के अंतर्गत जो है आपको आता है। क्या हो रहा है? दोनों बतिया मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। क्या हो रहा है? उठा करके दो को, चलो उठो, दोनों उठो, दोनों उठ के इधर, उठ करके आओ इधर। अरे वो पिलर के पास बोल रहे हैं, दोनों को उठ करके आओ इधर, आओ दोनों, आओ दोनों, निकलो। चलिए आगे आ जाइए। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? जो मलाज खंड है यह मध्य प्रदेश में है और इसका संबंध है तांबा उत्पादन। तांबा। देखिए 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे, नानी याद आ जाएगा। चलिए ठीक है, बताइए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किस प्रावधान को सशक्त बनाया गया? किसको बनाया गया है जी? आपातकाल, इमरजेंसी। पॉलिटी होने गया है जी, सब एकदम नालायक निकम्मा बेहया ही है। पढ़ता उड़ता नहीं है जी तुम लोग? हैं? मुंह से आवाज कहीं निकलता है जी? रविवार को टेस्ट होगा, अगर 60% से कम मार्क आएगा क्लास से बाहर कर देंगे हम। आप भ्रम में मत रहिए, लड़का हो या लड़की। 60% से कम मार्क अगर आ गया, 60 से कम मार्क आया, सिलेबस डिफाइन है, जो पढ़ाए हैं वहीं से पूछ रहे हैं, और जो पढ़ाए हैं वहां से अगर आप 60% नहीं ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने जा रहा है। आप भ्रम में जी रहे हैं कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है। समझ गए? क्या बतियाते कह रहा था? क्या पूछ रहा था? मारेंगे एक तब मुंह लाल हो जाएगा। पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था जी?
बोलो ये क्वेश्चन। दांत निकाल रहा है। चलो साइड हटो तुम। बताओ। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, कौन है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, कौन है? कौन है जी? राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या है? याद था तो जवाब कहां दे रहा है? मारेंगे एक तबड़ा मुंह लाल हो जाएगा। दांत निकाल रहा है, एकदम निर्लज पतित है, कोई शर्मीन है। कहां घर है जी? मोतिहारी। क्या करते पिताजी? है किसान है तो ऐसे काहे निर्लज पतित हो गया है इतना कम उम्र में? आगे तू क्या करेगा? आगे तू सद्दाम हुसैन से भी बड़ा रंगदार बनेगा। बैठो जाकर के। तुम निर्लज पतित सब, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। आगे आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र है राजस्थान में, और वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, कोटा लोकसभा क्षेत्र से ही चुने गए हैं। तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। और जानते हैं भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर ही है। आगे काकड़ापारा गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो 4 3 2 1। तो कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां है? तारापुर। भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर। काकड़ापारा कहां है? नरोरा उत्तर प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया है। आंसर डी 1 2 3 और 4। आगे बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य। आगे निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सही है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सही है। सबसे मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, नहीं। कौन है? शुक्र है, गलत है। आंसर डी। आगे निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? बेंगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है बेंगुला की धारा। आगे भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन देश? दक्षिण अफ्रीका। संघात्मक शासन प्रणाली। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची? देखिए मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। उस संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य? 14 राज्य और देख रहे हैं पॉलिटिक्स खत्म हुआ है, क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए आपको जो है आगे हम बता दे रहे हैं। आगे 9 नंबर टेस्ट है, इसके बाद 10वां नंबर टेस्ट होगा, और 10 नंबर टेस्ट के बाद टेस्ट खत्म, और उसके बाद टेस्ट के स्थान पर जो है मैथ की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। टेस्ट के स्थान पर मैथ की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे आप बेहतर होइएगा। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आप क्लास के चीजों को घर पे जाकर के पचाते हैं, क्लास के चीजों को अंतर्ग्रहित करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आप बेहतर होइएगा, आपका रिजल्ट होगा। समझ गए? और बार बार हम बोल रहे हैं कि जो टेलीग्राम पर क्वेश्चन बैंक का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करते हैं ना? सब लोग कीजिए, एकदम जरूरी है। लड़की लोग है करती है कि नहीं करती है जी? मां कसम है, कौन कौन नहीं करता है टेस्ट में पार्टिसिपेट? हाथ खड़ा कीजिए। मां कसम है सबको।
मां कसम है, हाथ खड़ा कीजिए। काहे काहे नहीं करते हैं? हाय, मां कसम है, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए ऐसे, हाथ खड़ा कीजिए ऐसे। चलिए गिरा लीजिए। मतलब कुछ लोग नहीं करते हैं, मतलब उनको रिजल्ट लेना होना है नहीं, उनका रिजल्ट होने जा रहा है नहीं। दिमाग में बैठा लीजिए आप इस बात को। अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप होमवर्क सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। और हम आपको बता दें 3 सितंबर को बिहार दरोगा का 64 पोस्ट के लिए मेंस का परीक्षा हुआ है, और उससे पहले जो है जुलाई में पीटी का परीक्षा हुआ था। बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक से 70% के आसपास क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और मेंस में भी पूछा गया था। और हम आपके बिहार पुलिस परीक्षा के विषय में बोल रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन बैंक हम दिए हैं, उस क्वेश्चन बैंक से कम 50% के आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 में 50 क्वेश्चन वहीं से रहेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं आप पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन कुछ लोग तो है कुत्ता का पूछ, कितनों समझा देंगे फिर हो जाएगा टेढ़ा। कुत्ता के पूंछ में क्या होता है? कितनों तेल लगा दीजिए, घी लगा दीजिए, उसको सीधा कर दीजिए, फिर वो टेढ़ा हो जाता है। तो हम क्लास में कितनों समझा देंगे, करना आपको वही है जो आपका मन करता है। समझ गए? और एकदम इस बात को आप अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। रविवार को सुबह में 10 बजे से टेस्ट है। 60% से कम मार्क आया, क्लास से बाहर, क्लास से आउट। कार्ड लेकर के हम फाड़ेंगे, अपने से फाड़ेंगे, कार्ड लेकर के हम अपने से फाड़ेंगे और सबको क्लास से हम बाहर करेंगे। एक एक बच्चा को क्लास से बाहर करेंगे। उसी बच्चा को रखेंगे रविवार के बाद से जिसका रिजल्ट होना है, लड़का हो या लड़की। अगर आप पढ़ाए हुए, हम टेस्ट कहां से ले रहे हैं? जो पढ़ाए हैं, पॉलिटी पढ़ाए वहां से टेस्ट ले रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ाए हैं 10 चैप्टर वहां से ले रहे हैं, ज्योग्राफी 7 चैप्टर पढ़ाए वहां से टेस्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाए हैं वहां से टेस्ट ले रहे हैं। पढ़ाई हुए चीज अगर आप आत्मसात नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने जा रहा है। आप भ्रम में जी रहे हैं कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है। समझ गए? तो रविवार के बाद सबको बाहर करेंगे, आउट। समझ गए? भागिए यहां से, क्लियर, गेट आउट एकदम। समझ गए? हमको रिजल्ट वाला लड़का चाहिए, फालतू लड़का लड़की हमको नहीं चाहिए। समझ गए? सबको आउट करेंगे हम रविवार के बाद। क्लियर है? हाँ। तो सिलेबस को खत्म करने के ऊपर जोर देना है। ज्योग्राफी तो वीडियो हम दिखवा ही दिए, और ज्योग्राफी अब हम डिस्कस भी कर देंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। समझ गए? जैसे पॉलिटी पूरा डिस्कस किए हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये बात है। तो 9 नंबर टेस्ट है। 10 नंबर टेस्ट के बाद ज्योग्राफी टेस्ट के स्थान पर मैथ और ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। मैथ और ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। और पहला आवर 12:30 से 1:30 मेरा ही क्लास होगा, ज्योग्राफी का क्लास होगा। 12:30 से 1:30 पर डे जो है ज्योग्राफी का क्लास ले लेंगे। और बाद बाकी इतिहास जैसे 4 से 5 अपना चल रहा है, इतिहास वैसे चलता रहेगा। और ज्योग्राफी 12:30 से 1:30 ले लेंगे। और डेली ले लेंगे 12:30 से 1:30। डेली 12:30 से 1:30 हम आपका ज्योग्राफी का क्लास ले लेंगे। क्लियर है? डेली ले लेंगे, डेली बेसिस पर ले लेंगे। 12:30 से 1:30, 12:30 से 1:30 डेली बेसिस पर ज्योग्राफी का क्लास ले लेंगे। और ज्योग्राफी का अगर आप वीडियो देख रहे हैं बहुत फायदा करेगा आपको। और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ऐसे भी आप नालायक निकम्मा बेहया है। आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आप नालायक निकम्मा बेहया ही है। आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। समझ गए? तो रिजल्ट क्या है? दाल भात चोखा है? रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। रिजल्ट के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, तब रिजल्ट होता है। समझ गए? आप लोग को तो लगता है कि पता नहीं क्या है रिजल्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 51 है ना जी? हाँ, बताना पड़ेगा। कृषि और पशुपालन कौन अनुच्छेद में? 48 में। वन एवं वन जीवों का संरक्षण 48 का को। 43 के को में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 41 में क्या है? बेरोजगारी, बुढ़ापा जैसी स्थिति में काम दिलवाना। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा, यह आवश्यक नहीं ना है। उसके अलावा सब चीज आवश्यक है ना? हाँ। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हां संभाला है, 1979 से 1984। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति का पद संभाला है 1974 से 77, और ये एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का पद संभाला है, उपराष्ट्रपति नहीं। शंकर दयाल शर्मा संभाला है ये उपराष्ट्रपति का पद, और इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है 1987 से 1992, 1987 से 1992। और देखिए आपको जो है 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जो
पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति बने हैं और साथ ही साथ 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। और 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। वो है आपको मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। अभी जितना डाटा बोले हैं ना, यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए जितना डाटा बोले हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएगा, समझ गए? जरूर आएगा, 100% आएगा। आप देख लीजिए, चारों सीटिंग में से एक सीटिंग में यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये बात, समझ गए? हाँ हाँ, वही 8 सीटिंग में से एक सीटिंग में जरूर आएगा। जो भी सीटिंग में आपका परीक्षा होगा, जिसका परीक्षा होगा वो मार के आइएगा, याद रहेगा तो। नहीं तो ऐसे नालायक निकम्मा है ये है, नालायक निकम्मा रह जाइएगा, समझ गए? निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। हमारे जैसा समझाने वाला, आप लोग जैसा समझने वाला। एकदम भैंस के आगे बीम बजाना। गाड़ी से जाइए, भैंस रोड पे खड़ा है, कितनों हॉर्न दीजिए, साइड नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं उसको पड़ता है। जब तक कोई आदमी आकर के उसको ऐसे करके साइड नहीं कर देगा तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? वही हम आपको समझाने वाले, हम हॉर्न मारने वाले, आप लोग रोड पर का भैंस, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। दिमाग में एकदम भूसा भरा हुआ, भूसा क्या भरा हुआ है? भूसा, समझ गए? और देखिए, आज टीचर डे है। हमारे लिए टीचर डे का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, आप रिजल्ट लेकर के आइए। आप जिस रोज रिजल्ट लेकर के आए ना, उसी रोज हम टीचर डे मनाएंगे। आज हम टीचर डे नहीं मनाएंगे, समझ गए? तो आप रिजल्ट लेकर के आइए, समझिए चीजों को। और वही दिन आपके लिए सब चीज होगा जिस रोज आपका रिजल्ट होगा। क्लियर है? ये सब तो ऐसे है, ये सब तो ऐसे है। मोदी जी कह दिए 23 अगस्त को जो है वर्ल्ड स्पेस डे, सॉरी राष्ट्रीय स्पेस डे मनाएंगे, हम मनाएंगे, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे, हम मनाएंगे, ठीक है, क्या दिक्कत? भाला फेंक दिवस मनाएंगे 6 या 7 अगस्त को, 7 अगस्त को मनाएंगे, क्या दिक्कत? मनाएंगे, क्या दिक्कत? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सब चीज से क्या कुछ मिलने वाला है? विश्व पराक्रम दिवस मना करके सुभाष चंद्र बोस को हम श्रद्धांजलि दे देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय स्पेस डे मना करके भारत के वैज्ञानिक जो तरक्की किया है उनको प्रोत्साहित कर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप यह समझिए कि उससे आपको क्या, आपका घंटा फर्क पड़ने वाला है, आपको तो कुछ नहीं होने वाला है। हम ही नहीं कहते हैं कि मत मनाइए, मनाइए, सब चीज मनाइए आप, लेकिन एक बार जीवन में सफल हो जाइए तब, जीवन में सफल हो जाइए तब। अरे उसी के जीवन में रंग है जो अपने जीवन में सफल है। बाद बाकी जो लोग होली खेलता है वो बदरंग वाला होली होता है उसका, समझ गए? और बाद बाकी लोग जो दिवाली दशहरा मनाता है उसके दिवाली दशहरा का कोई मतलब नहीं होता है। सफल लोगों के लिए पर्व होता है, सफल लोगों के लिए दिवस होता है। आप जैसे बेरोजगारों के लिए कोई दिवस नहीं होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। स्वार्थी तरीका से सोचिए, सेल्फिश तरीका से सोचिए। आप अगर जीवन में सफल होना है तो आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा और सेल्फिश तरीका से आपको सोचना पड़ेगा। और वही इंसान जीवन में आगे बढ़ा है जो सेल्फिश तरीका से सोचा है। जेफ बेजोस दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश, अडानी दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश, मोदी दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश, राहुल गांधी दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश। ये लोग वही काम करता है जो उसके फायदा के लिए है। लालू यादव दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश, नीतीश कुमार दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश। इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं, शाहरुख खान दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश, विराट कोहली दुनिया का 1 नंबर का सेल्फिश। जो सफल है अपने जीवन में वो सेल्फिश है, इसलिए वो सफल है। अगर वो सेल्फिश नहीं होता वो सफल नहीं होता। हम आपको बोल रहे हैं, हमने भी जिंदगी बहुत देखा है, जिंदगी को हमने भी जिया है, कई चीजों को हमने भी झेला है, उस आधार पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। सेल्फिश बनिए, सेल्फिश, अगर जीवन में सफल होना है, नहीं तो जीवन भर ऐसे ये टोआते रह जाइएगा, समझ गए? आ जाइए आगे। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी। देखिए, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इन्हें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 संसद को संबोधित करने का अधिकार देता है। संसद तथा संसदीय समिति में जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यह मतदान नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार इनको अनुच्छेद 88 देता है। कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? आंध्र प्रदेश 42 नहीं बल्कि 25, असम 13 नहीं बल्कि 14, पंजाब 13 सही है, पश्चिम बंगाल 42 सही है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। ए और बी दोनों, यही दोनों सुमेलित नहीं है। आगे, लेखानुदान बना है।
देखिए लेखानुदान जो होता है ना, एक प्रकार का बजट होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगर वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले बजट पारित नहीं हो सका तो इस स्थिति में बजट में से एक निश्चित हिस्सा निकाल लिया जाता है ताकि जब तक बजट पारित ना हो सके तब तक खर्च किया जा सके। उसी को लेखानुदान कहा जाता है। तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, और लेखानुदान की चर्चा है अनुच्छेद 116 में। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। तो इसमें तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और इसके बाद आकलन समिति या प्राकलन समिति या आकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। तो ये जो आकलन या प्राकलन समिति है, ये एक ऐसा संसदीय समिति होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य आते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं आते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं आते हैं। और आकलन या प्राकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। समझ गए? तो अब नीचे से आप लिखिए भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ है। लोक लेखा समिति का गठन हुआ है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। सामान्य तौर पर इस समिति के अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। सामान्य तौर पर इस समिति के अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। सामान्य तौर पर इस समिति के अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। सामान्य तौर पर इस समिति के अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। यह समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। यह समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। यह समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। यह समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। सीएजी कैग नहीं समझते हैं? पढ़ा दिए हैं, नहीं समझते हैं तो हम क्या करें, हम ठेका लिए हैं। यह समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है और अपना फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और अपना फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और अपना फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और अपना फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और अपना फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। आगे लिखिएगा। जॉन मथाई के सिफारिश पर, आगे अगला पॉइंट स्टार मार के, अगला पॉइंट स्टार मार के। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में, जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में, जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में, जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में आकलन या प्राकलन समिति का गठन हुआ है। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में आकलन या प्राकलन समिति का गठन हुआ है। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में आकलन या प्राकलन समिति का गठन हुआ है। आकलन या प्राकलन समिति का गठन हुआ है। आकलन या प्राकलन समिति का गठन हुआ है। 1950 ईस्वी नहीं लिखे हैं। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में आकलन या प्राकलन समिति का गठन हुआ है। यह सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति होती 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 है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं।
इसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, इसमें सभी सदस्य लोकसभा से शामिल 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 होते हैं, फुल स्टॉप। इस समिति के अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। इस समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। इस समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। इस समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। इस समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। चलिए अगला पॉइंट, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में, अगला पॉइंट, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का गठन हुआ है। कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन हुआ है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन हुआ है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इससे आगे साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। बैठिए आप लोग, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खेती दिया और खेती का नामकरण। तो फूलों की खेती क्या होगा? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनोमी। सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती ऑलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। क्या होता है? बागवानी। फलों की खेती पोमोलॉजी। तो आपका सब्जियों की खेती गलत ही पूछा था, कौन सुमेलित नहीं? क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती क्या होगा? ऑलेरिकल्चर। सब्जियों की खेती हो जाएगा ऑलेरिकल्चर। अरे वाह। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। पायस में क्या होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण। पायस क्या होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण। जेल क्या होता है? पनीर उदाहरण है ठोस में द्रव का मिश्रण। क्या होगा? ठोस में द्रव का मिश्रण। पनीर इसका उदाहरण। आप लोग का फिक्स हो गया कि एग्जाम 24 से स्टार्ट है ना? क्लियर भी नहीं हुआ? संभावना वही है कि 24 से ही होगा। वही डेट को मानकर आप लोग पढ़िए। बढ़ जाए तो आपके लिए अच्छा बात है, नहीं पढ़े फिर भी अच्छा, नहीं बढ़े फिर भी अच्छा बात, लेकिन उम्मीद है 24 से ही स्टार्ट होगा। ऐसे भी बिहार का जो भी बोर्ड है एग्जाम जो लेता है एकदम चरम सीमा पे है। एकदम बीपीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, बीपीएसएससी हो, सब बोर्ड अभी पूरा फॉर्म में आए हुए। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। क्या होगा? वायुमंडलीय आवर्तन। जहां कलर का बात आएगा वहां क्या होगा? वायुमंडल प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन। जैसे सूर्य लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, जहां भी कलर का चर्चा करेगा तो क्या मानेंगे? प्रकीर्णन। कलर के सिवा ऐसे कोई दूसरा घटना रहे तो अपवर्तन। दो ही चीज से पूछता है, या तो प्रकीर्णन से या तो अपवर्तन से। जब कलर का अगर चर्चा कर दे तो वहां पे प्रकीर्णन लेंगे, और कलर का चर्चा नहीं रहे तो क्या मानेंगे? अपवर्तन। अब मैं भी शायद इस महीना में आपका शायद दरोगा की वैकेंसी आने की उम्मीद है। उम्मीद है, बाकी देखिए इंतजार तो बहुत दिन से किया जा रहा है, आ जाए तो अच्छी बात। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तोलक। उत्तोलक जानते हैं? इसका एग्जाम्पल पूछता है, उत्तोलक का एग्जाम्पल पूछता है। इसका कितने 3 प्रकार का होता है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। इसको रटना ना है। इसका एक होता है, याद रखेंगे, इसको बोल सकते हैं, इसको फ्ले याद रखेंगे। एफ से होता है फलक्रम, फलक्रम। एल से होगा लोड, और ई से इफर्ट। क्या होगा?
इफर्ट, जिसके बीच में एग्जाम्पल देगा, रटना नहीं, अगर सोचेंगे तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिसके बीच में फल क्रम होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्रथम श्रेणी का। अब फल क्रम होता क्या है? वैसा बिंदु जिस बिंदु के सहारे वो मशीन को घुमाया जा सकता है। जैसे कल चलाते हैं तो बीच में क्या होता है? बीच में लगा हुआ रहता है ना, इसको बोलते हैं नट बोल्ट, तो उसी के सहारे घुमाते हैं, उसी के सहारे घुमाते हैं। तो फल क्रम वही हुआ। जैसे कैंची, कैंची बीच में लगा रहता है नट बोल्ट, तो अगर बीच में फल क्रम है तो क्या होगा? प्रथम श्रेणी। फल क्रम समझ गए कि जिसके सहारे हम उसको घुमा सकते हैं, एक तरह से नट बोल्ट जहां होगा। द्वितीय श्रेणी, जिसके बीच में लोड होगा, जिसके बीच में क्या होगा? लोड होगा। जैसे सरोता, बीच में क्या कसेली रख के काटते हैं तो बीच में लोड दे रहे हैं ना, तो जिसमें लोड बीच में आएगा किस श्रेणी का होगा? द्वितीय श्रेणी का। और जिसमें बीच में हम एफर्ट लगाएंगे, जिसमें हम बीच में एफर्ट लगाएंगे किस श्रेणी में आएगा? तृतीय श्रेणी में। एफर्ट क्या है? जहां पकड़ के दाबते हैं, जहां पे हाथ लगाया गया हो वहां पे एफर्ट लग रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि जिसमें बीच में फल क्रम होगा किस श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। जिसके बीच में लोड होगा किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का। और जिसके बीच में एफर्ट आएगा उस किस श्रेणी का? तृतीय श्रेणी का। इसका आंतरिक लाभ भी पूछता है, तो पहला जो होगा प्रथम श्रेणी का, उसका आंतरिक लाभ या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, या 1 होगा या 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। द्वितीयक में हमेशा 1 से क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, याद रखेंगे। द्वितीयक श्रेणी में हमेशा 1 से बड़ा होगा, तृतीयक श्रेणी में हमेशा 1 से छोटा होगा। तो क्लियर हो गया कि पहले पहचानें कैसे? अगर देखेंगे कि उसके बीच में फल क्रम है तो प्रथम श्रेणी का, बीच में अगर लोड है तो द्वितीय श्रेणी का, और बीच में अगर एफर्ट है तो तृतीय श्रेणी का। अगर उसका यांत्रिक लाभ पूछे तो पहला का अगर यांत्रिक लाभ पूछेगा तो वो तो 1 होगा या 1 से बड़ा या 1 से छोटा। अगर द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ पूछे तो हमेशा 1 से बड़ा, और तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ बोले तो 1 से छोटा। इसमें पूछ रहा है बड़ा, छोटा या बराबर, कौन सा होगा? प्रथम श्रेणी हो जाएगा। अच्छा, फिर से बताएं, सीधा ध्यान रखना। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, फल क्रम समझ रहे हैं? जिस पॉइंट के माध्यम से मशीन को घुमाया नचाया जाता है, फल क्रम होगा। लोड, जहां पे हम लोड देंगे, किसी चीज को काटेंगे या कुछ भी, जहां पे हम लोड देंगे, द्वितीय बीच में अगर लोड देंगे। द्वितीय श्रेणी। एफर्ट, जहां पे हम खुद का शक्ति लगा रहे हैं, अगर बीच में शक्ति लगा रहे हैं तो क्या होगा? तृतीय श्रेणी का। ये तीनों क्या बीच में होना चाहिए? तीनों का होना चाहिए बीच में। ध्यान रखेंगे, अगर बीच में फल क्रम है तभी प्रथम श्रेणी का, अगर बीच में लोड है तभी द्वितीय श्रेणी का होगा, अगर बीच में एफर्ट है तो किस श्रेणी का? तृतीय श्रेणी। कोई दिक्कत? इसको एक बार अच्छे से रूम में जाकर समझेंगे। आज बहुत सारे लोग इसका एग्जांपल याद करते हैं, कितना याद कीजिएगा? अगर इसको ठीक से समझ लीजिएगा फिर याद करने की जरूरत नहीं। आपके पास एग्जांपल आएगा, आप क्लियर कर देंगे कि प्रथम श्रेणी का है या द्वितीय या तृतीय श्रेणी। बढ़े आगे। कहता किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का उपस्थिति पता लगाने के लिए किसका? इलेक्ट्रोस्कोप। और वो विद्युत आवेश का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मिलिकन। किसने? सर्वप्रथम किसने लगाया था? मिलिकन। अब किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप। एम्पियर मीटर से एम्पियर मापेंगे, मतलब विद्युत धारा मापेंगे। मल्टीमीटर से मल्टीमीटर, उसको विद्युत धारा भी मापेंगे, वोल्ट भी मापेंगे, प्रतिरोधी मापेंगे। नाम ही है मल्टीमीटर। इसका बहुत तरह का काम होता है, इसे लगभग चीज मापा जाता है। कोई इलेक्ट्रिक दुकान में जो देखते हैं 2 अथी रहता है, चेक करता है, वो मल्टीमीटर ही रहता है। ओम मीटर से रेजिस्टेंस मापा जाता है। ठीक है। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन। और किसने बोला कि अच्छा प्रकाश को किसने बताया कि इसका जो प्रवृत्ति होता है तरंग की प्रवृत्ति के समान होता है? हाइगेंस नहीं, प्रकाश को तरंग की प्रवृत्ति के समान किसने बताया? हाइगेंस ही। और बाकी सब ये सब वैज्ञानिक है। एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, गैलीलियो भी कुछ कुछ किया है जो कि हमको ध्यान है। टेलीस्कोप, हाँ टेलीस्कोप का क्या गैलीलियो? डेविडसन नहीं पता। पूछ रहा है कि अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई अपनी लंबाई का आधा। अगर कोई 6 फीट का मनुष्य तो दर्पण का लंबाई कितना? 3 फीट होना चाहिए, अपनी लंबाई से कितना? आधा। अच्छा समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता? काल्पनिक और काल्पनिक साथ सीधा होता है, लेकिन समतल में यहां पे उलट जाता है। समतल में काल्पनिक साथ पार्श्व उल्टा, बाकी जहां भी काल्पनिक आएगा सीधा होगा, लेकिन समतल के साथ ऐसा कंडीशन है, समतल के साथ काल्पनिक और पार्श्व उल्टा। और कैसा? वस्तु के बराबर। और जितनी दूरी पर अगर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर। अच्छा मानिए समतल दर्पण है, कोई उधर से भी वेग से आ रहा है तो समतल दर्पण कितना दिखाएगा? 2 भी वेग से। मतलब आप अगर 2 किलोमीटर पर आवर से चल के आ रहे हैं तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होगा कि आप 4 किलोमीटर पर आवर वेग से चल रहे हैं। तो वेग क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। अच्छा ये तो हाथ से गैस है। क्वेश्चन देख हमको हंसी आ गया, इतना इजी क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा? हाथ से गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बोले?
आश्रू गैस में अमोनिया पाया जाता है, उसको ऐसे बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। आश्रू गैस को बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। अमोनिया उसमें पाया जाता है। अमोनिया है तो नाइट्रोजन होगा ही, अमोनिया तो नाइट्रोजन होगा ही। अमोनिया मारिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाया जाता है? सब नोबेल गैस है लेकिन कौन नहीं पाया जाता है? कौन? रेडॉन। रेडॉन नहीं पाया जाता। अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? लगभग 78%। कितना? ऑक्सीजन लगभग 21%। आपका नोबेल गैस में कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑर्गन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा ऑर्गन कितना पाया जाता है? 0.94 लगभग। आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। नाइट्रोजन कितना? लगभग 78। ऑक्सीजन 21। ऑर्गन 0.94। ऑर्गन 0.94। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? जेनॉन। किसको? जेनॉन। जेनॉन ऐसा नोबेल गैस है जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेंजर गैस। याद रखेंगे। स्ट्रेंजर का हिंदी होता है अजनबी। क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? क्रायोलाइट किसका है? इसका किसका? एल्यूमिनियम का। आयस्क से बात कर लिए आप लोग? कर लिए तो ठीक है, नहीं कर लिए वो भी ठीक है। इस बार अगर नहीं रिजल्ट हुआ तो कब रिजल्ट होगा? 21,500 वैकेंसी लगभग है, और इसमें अगर रिजल्ट नहीं होगा तो अपने आप को आंक लीजिए कहां है, क्या होना चाहिए, और जो मेहनत कर रहे हैं सबका होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। नीरी कहाँ है? नागपुर। नीरी में यहाँ रिसर्च किया जाता है, जो सीवेज का पानी होता है ना, उस पर रिसर्च किया जाता है। जो प्रदूषित गंदा पानी जो है उस पर रिसर्च किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा है। यूआरएल का विस्तृत रूप क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी। यूआरएल हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसा यूनिट पूछ दिया। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? वेबर हो जाएगा। ये गलत है आपका, पूछ रहा है सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर। और टेस्ला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का? वेबर। प्रेशर का? पास्कल। ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या? सीमेंस। सही है आपका, गलत ऑप्शन बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का? वेबर। और मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला। अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर, त्रिज्या। अभी केंद्र बल अंदर की ओर, सॉरी, अंदर की ओर काम करेगा। किसके? त्रिज्या के अनुदिश। अंदर की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है क्या? mv² बटा r। mv² बटा r इसका फॉर्मूला होता है अभी केंद्रीय बल। केल्विन में मान से मानव शरीर का समान ताप क्या होगा? मानव शरीर का समान ताप कितना होगा केल्विन में? 300। डिग्री सेल्सियस में बोले तो है ना, डिग्री सेल्सियस बोले तो 36.89 लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बोले तो 98.4 या 98.6। कोई एक बोलिए ना। क्या दिक्कत? पानी। अच्छा सॉरी, गलती हो गया। फारेनहाइट होगा 98 पॉइंट। उतना आवाज नहीं रहता, उनका आवाज आया। इतनी सब एक साथ बोल रहे, पता ही नहीं चला। इसमें हल्ला करने लगा, क्या बात था? हाँ बोलिए। ठीक है, गलती से लिखा गया था केल्विन। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता किसमें? उभयचर में। अवस्थानधारी में 4 को। अच्छा, उभयचर में त्रिकोष्ठीय पाया जाता तो क्या? 2 आलिंद 1 निलय। इसका हृदय का पैसे होता, ध्यान रखेंगे। मान के चलिए इसे, ऊपर का क्या है? दायां आलिंद। हमेशा उल्टा होता है। इधर मेरा कौन आता है? बायां आते हैं ना, तो यहाँ दायां आलिंद। यहाँ क्या होगा? बायां आलिंद। क्या होगा? बायां आलिंद। इधर क्या होगा? दायां निलय। बायां निलय। अच्छा बोलिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगर डायग्राम अगर आप अच्छे से अगर पता है तो आपका बहुत क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे हम फेफड़ा बनाते हैं, फिगर बनाने आता है ना। मान के चलिए फेफड़ा, ठीक है, क्या है? फेफड़ा। सबसे पहले ब्लड जो आता है कहां पे आता है? हृदय में। कहां पे आएगा? दायां आलिंद में। कहां? दायां आलिंद। यहां जो आएगा शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। किसके द्वारा? इसको क्या बोलेंगे? क्या? महाशिरा।
सीरा में हमेशा अशुद्ध और धमनी में शुद्ध, ध्यान रखें। तो जहां भी अशुद्ध होगा क्या होगा? सीरा, और जहां भी शुद्ध होगा धमनी। तो यहाँ पे आया किसके द्वारा? महासीरा के अनुसार। किसमें? डायालिन में। इसके द्वारा इसमें एक बॉल्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पीड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पीड। अब क्या होगा? दायालिन से किस में आएगा? दाया निलय में। अब इसके द्वारा कहां जाएगा? फेफड़ा में। एक चीज और, फेफड़ा से जो जुड़ेगा उसमें फुफ्फुस लगा हुआ है। फेफड़ा से जो जुड़ेगा उसमें क्या लगा रहेगा? फुफ्फुस। तो क्या होगा? फुफ्फुस। ये क्या शुद्ध है क्या? शुद्ध। यहाँ पे धमनी होगा कि सीरा? यहाँ पे धमनी हो जाएगा। जहां भी फुफ्फुस लगा रहे वहां पे उल्टा, वहां पे उल्टा। अगर सिर्फ सीरा बोले तो अशुद्ध और धमनी बोले तो शुद्ध, लेकिन अगर फुफ्फुस सीरा बोल दे तो, फुफ्फुस सीरा बोल दे तो शुद्ध, और फुफ्फुस धमनी बोल दे तो अशुद्ध, उल्टा हो जाएगा। तो फुफ्फुस धमनी द्वारा कहां आया? फेफड़ा। फेफड़ा फिर कहां जाएगा? इसमें जाएगा। किसमें? बाया आलिंद में। ये जो ले गया किसके द्वारा गया? अब देखिए फेफड़ा से तो इसमें फुफ्फुस जरूर लगा रहेगा, तो फुफ्फुस तो होगा ही, लेकिन क्या होगा? सीरा। क्या होगा? फुफ्फुस सीरा। अब इसके द्वारा क्या आएगा? इसमें यहां पे जो लगा रहता बॉल्ब उसको बोलते हैं बाइकस्पीड। ध्यान रखेंगे इसमें ट्राइकस्पीड, ट्राई मतलब 3 होता है, बाय मतलब 2। यहाँ पे अशुद्ध है, इसको फिल्टर, जो आज करने का तरीका बता रहे हैं, इसको फिल्टर करना पड़ता है, इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या होता है? ट्राइकस्पीड। यहाँ पे शुद्ध रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बाइकस्पीड। अब यहाँ किस में आया? बाया निलय में, और बाया निलय के द्वारा पूरा शरीर में संचार करेगा। और ये जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? महाधमनी। महासीरा से प्रवेश करेगा, महाधमनी द्वारा पूरा शरीर में सर्कुलेट करेगा। और पूरा डायग्राम समझ गए? बढ़िया से नहीं समझेंगे, इसको जाके फिर से आप लोग देखिएगा। बता। अच्छा, हाँ आप लोग क्लास में हो गया ना? बहुत अच्छा, एक बार रिवीजन भी हो गया। गोल्डन चावल एक परचूर सोते किसका? किसका? विटामिन ए का। 1717 दरोगा मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कितना? 31 जोड़ी ना। और कपाल तंत्रिका से कितना जोड़ी? कपाल तंत्रिका से यहां पे 2 को पूछता है। अगर बोलेगा तो स्पाइनल कोड से तो कितना जोड़ा? 31 जोड़ी। अगर बोलेगा कपाल तंत्रिका से तो 12 जोड़ी। मस्तिष्क कोई हुए कपाल तंत्रिका। शरीर में नींद में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? कौन? WBC। शरीर हमारे शरीर में रक्त, पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट? कितना परसेंट? शरीर का, सॉरी, रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट मतलब हल्का क्षारीय, 7.4 मतलब हल्का क्षारीय। और ऐसे एवरेज कितना ब्लड पाया जाता है शरीर में? 5 से 6 लीटर। वही महिला में आधा लीटर कम होता है, ठीक है। और रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? कितना? 55 से 60। और रुधिराणु 40 से 45, 40 से 45। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल? कितना? प्लाज्मा में लगभग जल ही पाया जाता है। कितना परसेंट? 90%। अब रुधिराणु को 3 पार्ट में बांटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर के हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन को वहन करना। मेन काम आरबीसी का ही ऑक्सीजन को वहन करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। प्लेटलेट्स का काम क्या है? शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकना। अगर शरीर के अंदर रक्त थक्का हो जाए तो फिर कहानी खत्म। अगर रक्त शरीर से बाहर निकलता है तो क्या होता है? रक्त थक्का बनता है। बाहर से निकलने के बाद थक्का बनता है। तो बाहर निकलने के बाद जो थक्का बनता है किसके कारण? हिपैरिन। किसके कारण? अगर पूछेगा रक्त थक्का किसके कारण तो हिपैरिन। थक्का किसके कारण तो हिपैरिन। थक्का किसके कारण नहीं बनता तो प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। बोल रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि, अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। कौन? पीनियल ग्रंथि। ऐसे ऑल ओवर में सबसे बड़ा ग्रंथि बोले तो लीवर, और सबसे छोटा ग्रंथि बोले तो पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर अंतःस्रावी लगा दे, सबसे बड़ा अंतःस्रावी तो क्या होगा? थायराइड। क्या? थायराइड। सबसे छोटा अंतःस्रावी क्या होगा? पीनियल। हाँ, बिट्टू सर के ही चला, बिट्टू सर और रोशन सर, लेकिन अपना भी मेहनत है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने में लग जाती है? क्या बनने से लग जाती है?
जंग। बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा था क्या होता है फेरस ऑक्साइड, उसमें ऑप्शन दिया था फेरिक ऑक्साइड भी। याद रखें क्या होता है फेरस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब जल का एक अणु कुछ भी हो सकता है, 5 7 10 9 कुछ भी हो सकता है। उसका फॉर्मूला आता है Fe2O3 इंटू XH2O। याद रखेंगे फेरस ऑक्साइड वही फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा ऑप्शन में देगा फेरस और फेरिक तो क्या मारेंगे फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी पूछा हुआ Fe2O3 इंटू XH2O। अब किसी भी वस्तु में अगर जंग लगता है उसका वजन क्या होता है बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ता है, नमी बढ़ेगा मतलब जल है उसमें तो क्या वजन ऐसे ही बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, क्या होगा साइनोबैक्टीरिया। एक और होता है एजोला, एजोला का भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लिख लेंगे साइनोबैक्टीरिया और एजोला भी। ईस्ट और मशरूम है, क्या है ईस्ट और मशरूम क्या है कवक है, क्या है। एक पूछता एफ्लाबिस, एफ्लाबिस ये क्या है कवक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एफ्लाबिस भी क्या है कवक है, फफूंद भी क्या है, सॉरी ईस्ट और मशरूम भी क्या है कवक है, फफूंद कोई कवक बोला जाता है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन। लिनियस का पुस्तक था सिस्टेमा नेचुरे, क्या था सिस्टेमा नेचुरे। वर्गीकरण का जनक किसे बोला जाता है लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है लिनियस को। लेमार्क का एक फिलोसफिक जूलॉजी। बोलिएगा सिस्टेमा नेचुरे किसने लिखा, सिस्टेमा नेचुरे वर्गीकरण का जनक फिलोसफिक जूलॉजिक लेमार्क, फिलोसफिक जूलॉजिक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेमार्क का एक नियम में पूछता है अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, अंगों का उपयोग क्या उसको कैसे बोल सकते हैं, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का नियम, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का नियम दिया था लेमार्क। सर्वाधिक कठोर तत्व, सर्वाधिक कठोर अधातु, क्या कुछ भी। सर्वाधिक कठोर तत्व क्या होगा हीरा, हीरा धातु है क्या धातु, क्या है सबसे कठोर धातु भी हीरा ही होगा। सर्वाधिक कठोर धातु टंगस्टन। इसमें हमेशा से लड़का कंफ्यूज रहा है, रहेगा, हम लोग को भी रहा था, इसीलिए ये सब क्लियर रखिए। सर्वाधिक कठोर तत्व बोलेगा तो हीरा, सर्वाधिक कठोर अधातु बोलेगा तो हीरा, सर्वाधिक कठोर धातु बोलेगा तो टंगस्टन। इसका क्या आंसर होगा। आइसोटोन्स में क्या समान होता है, आइसोटोन्स होगा, आइसोटोन्स में क्या समान होगा प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे निकालते हैं सॉरी न्यूट्रॉन, क्या होगा न्यूट्रॉन, उल्टा बोल दिया। आइसोटोन में क्या बराबर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को माइनस करेंगे, क्या होना चाहिए बराबर। न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना है 23, परमाणु संख्या कितना होगा 14, घटाएंगे तो कितना होगा 16, यहाँ पे भी कितना होगा 16 और तीनों जगह 16 होगा तो क्या हो जाएगा आइसोटोन्स। आइसोबार्स में क्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान। आइसोट्रोप्स में क्या होता है परमाणु संख्या। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था है ना, तो उसमें अमेरिका द्वारा जापान पे बम गिराया गया था, उसका 2 शहर पे गिराया गया था। एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। हिरोशिमा पर कब 6 अगस्त 1900, उसके जस्ट भी 9 अगस्त। इस पे जो हिरोशिमा पे गिरा था उसका नाम क्या था लिटिल लिटिल बॉय, इसका नाम था क्या फैट मैन। इस पे गिरा तो क्या था यूरेनियम, और इस पे जो गिरा था क्या था प्लूटोनियम। तो पूछ रहा है कि नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त। नागासाकी में क्या था प्लूटोनियम। बोलेगा हिरोशिमा पे कब 9 अगस्त हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे हिरोशिमा पे जो गिराया गया उसका नाम, और जो नागासाकी पे गिराया गया उसका नाम फैटमैन। क्या था उसमें ईंधन यूरेनियम, और नागासाकी पे जो गिरा उसमें प्लूटोनियम। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां, क्या होगा जलगोरा, क्या होगा जलगोरा, जलगोरा झारखंड में है। हाँ रांची होगा केंद्रीय लाय अनुसंधान संस्थान, क्या होगा
और देहरादून वन अनुसंधान, देहरादून वन अनुसंधान। पुणे है क्या? मौसम केंद्रीय मौसम वेधशाला। तो केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ? पुणे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान, लाह जो जिसे बैंगल्स लाठी उठी बनता है उसे को लाह बोलते। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? किसके? आपका होमवर्क है कि बॉक्स याद कर लीजिएगा, लुसेंट विविध में ही बॉक्स याद कर लीजिएगा, होमवर्क है। बाकी आप लोग कितना ईमानदार है अपने प्रति, आप पे डिपेंड करता है। वो होमवर्क रहा। पीछे का जो क्वेश्चन था शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार, विविध में जाएंगे, पीछे है लुसेंट में। जो भी जीके जीएस का बुक है सब में होगा। एक ही चीज गुलजारी लाल नंदा आई तो बताए थे क्या होगा? नारायण घाट, किसान घाट किनका? राजघाट, राजघाट कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। भारत कोकिला के उपनाम से सरोजनी और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला और भारत कोकिला बोलेगा तो सरोजनी नायडू। इन लोग का भी उपनाम है। कौन? मदर टेरेसा को क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय बोला जाता है। और एनी बेसेंट को उनका भी उपनाम है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष। अच्छा, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कब? 1950। कहाँ? एनी बेसेंट कहाँ? कोलकाता। कब? उसके बाद तीसरा कौन? नलिनी सेन गुप्ता। कब? 1933। कहाँ? कोलकाता। क्या है वो? जा कह रहे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? कब से? देखिए, यह स्टार्ट हुआ था 1967 से, अब पहला मिला 1969 में। तो दिया कब से जाता है? 67 से। और पहली बार दिया कब गया था? 1969। और पहली बार किसको दो दिया गया था? आपका था एक रेगनर फ्रीस, एक था जेम्स टिम्बर्गन। रेगनर फ्रीस और जेम्स टिम्बर्गन दोनों को पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। और दिया कब से जाता है? तो 1967 से। मतलब 67 में स्टार्ट हुआ, 2 साल बाद से देना शुरू किया गया। और सबसे पहले मिला रेगनर फ्रीस को और जेम्स टिम्बर्गन को, 2 को मिला। इसका 67 होगा। पूरा नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है? 67 से। अब बोलेगा सबसे पहले कब दिया गया? 1969। क्लियर तो है? कब दिया गया सबसे पहले? तो 1969। कब से दिया जाता है? 67। मतलब स्टार्ट कब से हुआ? 67। कोई दिक्कत? हो सकता है, गलत नहीं हो सकता? गलत होगा, मिसप्रिंट होगा। आज 8 गलत है, हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये तो बुक है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, कादम्बरी बाणभट्ट, 49 डेज अमृता प्रीतम, परिमल। परिमल इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला उनका उपनाम है। पूछ देगा निराला किसका उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका एक फेमस और बुक है अनामिका। अनामिका और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 49 डे अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का एक और है कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास भी किनका है? अमृता प्रीतम का। एक और है 49, वो तो है दिया हुआ। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। 19 नवंबर को हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर। पुरुष दिवस भी 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर। शायद नागरिकता दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। बीएस रमादेवी थी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। और थी बीएस रमादेवी प्रथम महिला राज्यसभा के महासचिव। प्रथम महिला राज्यसभा के महासचिव बीएस रमादेवी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस रमादेवी। श्रीमती सन्नो देवी किसी भी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कहां की थी? हरियाणा की बनी थी। किसी भी विधानसभा प्रथम महिला अध्यक्ष। बायलेटरल अलवा राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति। अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है ये बताइए? राज्यसभा के अभी वर्तमान में उपसभापति कौन है? जगदीप धनखड़। क्या है बताइए? अब बोलिए, क्या बोले? हाँ सही बोल रहे, हरिवंश। अपना नीतीश कुमार का पार्टी जदयू का नेता है। हरिवंश नाम उनका। हरिवंश, हरिवंश उसका पूरा नाम क्या नहीं पता, हरिवंश नाम है। जदयू से है। राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। जो भी उपराष्ट्रपति होंगे क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। अच्छा,
दोहा किस देश की राजधानी है? कहां के? जॉर्डन का अम्मान। इजराइल का जेरूसलम। तुर्की का तुर्की है। तुर्की का तुर्की है। तुर्की का अब तुर्की है। अंकारे शब्द नहीं पढ़ी क्या? दोहा कतर ठीक तो, जॉर्डन का अम्मान, इजराइल का जेरूसलम, तुर्की का तुर्की है। तुर्की अभी G20 में शामिल होगा, हालांकि पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता है, लेकिन G20 में इंडिया आ रहा। अपना जी जिनपिंग नहीं आएगा, सी जिनपिंग। नामों ऐसा है कि जी को सी को जी हो जाता। चलिए आगे। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का पहली बार कब? 15 अगस्त 1987। मतलब दूरदर्शन में पहली बार रंगीन कार्यक्रम कब दिखाया गया था? 15 अगस्त 1987। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? अमेरिका। ये तो करंट का क्वेश्चन, कौन होगा? अमेरिका। मतलब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो चुका था, फिर से जुलाई में क्या होगा? यूनेस्को में शामिल हुआ। प्रकाशित पुस्तक और उससे संबंधित लेखक। अच्छा, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ किसका है? रस्किन बॉन्ड का। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन किसका है? डॉक्टर मनोज कुमार। गट्स एंड डस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ किसका है? आदित्य भूषण। उपयुक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीर कुफरी सुरंग का उद्घाटन? कहा? जम्मू कश्मीर। कहा? जम्मू कश्मीर। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में? कहा? गुजरात में। मतलब पशुओं के लिए पहली IVF कहां शुरुआत किया गया? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बंदरगाह का भी नाम बदल के क्या रखा गया है? वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, पश्चिम बंगाल के थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। धन्यवाद।